नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सौरभ माहेश्वरी भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम भी इनके फैन हैं, इनके वीडियोस हम भी देखते रहते हैं और जो ज्ञान जरा हटकर देते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त हटकर होता है। तो सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। थैंक यू। तो सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो झंडू है, सॉरी, ये जो आपकी भाषा बोल गया मैं, ये जो सॉरी पाकिस्तान है, इससे इतना लगाव क्यों है आपको? यार पाकिस्तान से तो क्या है कि बचपन से ही लगाव है भाई। एज ए इंडियन हम सभी लोगों को, हम लोगों को उनसे लगाव है, उनको हमसे लगाव है भाई। हम सभी को एक दूसरे से लगाव है। तो ये प्यार तो मतलब बचपन से ही बना हुआ है। तो इसमें भी ऐसा कोई ऐसा नहीं कि नया एकदम डेवलप हुआ, ये था बचपन से ही। हाँ, शुरुआत में जब मैंने चैनल शुरू किया तो मैंने इनिशियल लेवल पे 8-9 महीने मैंने नहीं पाकिस्तान के को टच भी नहीं किया। मतलब अगर आप शुरू के वीडियो देखोगे तो कभी पाकिस्तान को टच भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग, मतलब मेरे को मतलब अगर आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हो तो मुझे अगर बैक स्टोरी पता है तो कोई ये ना कह दे कि मेरे को जो अचीव करना था वो मैंने पाकिस्तान वाले वीडियोस के दम पे अचीव किया। तो मैंने नॉलेजेबल वीडियोस के दम पे वो जो अचीव करना था अचीव किया। फिर जब उसके बाद में तो फिर पेलना जब शुरू किया तो फिर पेल ही रहे हैं, और क्या। नहीं, वो कर्म ही ऐसे है ना उनके, अब क्या करें, अब हाँ, कर्म। हमें। वो अपनी हाँ, या वो अपनी या आज जो वो भुगत रहे हैं ना, मतलब वो अपनी खुद की, ये जो फसल वो काट रहे हैं ना, ये बबूल के बीज उनने खुद ने बोए हैं। मतलब मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मतलब लोग कहेंगे कि इंडिया में भी पाकिस्तान के लिए हेटरेट है। 1000% हेटरेट है ना। पाकिस्तान में भारतीयों के लिए, भारत में पाकिस्तान के लिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की हेटरेट में जमीन आसमान का फर्क है, और ये जो फर्क है ना, इसी फर्क की वजह से वो लोग दिवालिया हुए हैं। हमारे अंदर जो पाकिस्तान के लिए हेटरेट है, वो हेटरेट है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, 1965 में हुआ, कारगिल वॉर हुई, टेररिस्ट अटैक हुए। इसकी वजह से हमारे अंदर पाकिस्तान के लिए हेटरेट है। और पाकिस्तान के अंदर भारत के लिए जो हेटरेट है ना, उसका कारण है रिलीजन। ये बेसिक डिफरेंस है हेटरेट का। वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मेजोरिटी हिंदू हैं। और हमारे यहाँ नफरत इस वजह से है क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक किए हैं, हमारे ऊपर हमला किया है। आज़ाद होते से ही कश्मीर में हमला कर दिया। ये हेटरेट का रीज़न। सो ये जमीन आसमान का फर्क है हेटरेट हेटरेट में, और यही उनकी बर्बादी का कारण है। सही कह रहे हैं सौरभ भाई, क्योंकि मैं भी बहुत डीपली, मतलब जैसे आपका बचपन का वाला प्यार है ना ये पाकिस्तान से, वैसे मेरा भी बचपन वाला ही प्यार है। तो मैंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से इनको फॉलो किया। और पिछले मैं तो जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, तो 20 साल मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट चैनल्स में काम किया, तो बहुत करीब से जाना मैंने पाकिस्तान को, पॉलिसीज और रिसर्च। जब मैंने उनकी टेक्स्ट बुक देखी ना, और टेक्स्ट बुक में जब हाँ, देखा गया कि वो इंडिया के खिलाफ हेट, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, बहुत। कश्मीर को लेकर हेट, हिंदुओं को बिल्कुल लेकर बिल्कुल हेट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं हैरान बिल्कुल रह गया बिल्कुल ये बिल्कुल पढ़कर, बिल्कुल। क्योंकि और इवन हमारे आप स्कूलों में ऐसा कभी नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, और आज भी और आपको, मतलब आज भी आप जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स हैं ना जो सड़क पे जा जाके लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आपको हर दूसरे वीडियो में हिंदुओं के प्रति हेट्रेट साफ नजर आएगी। मतलब वो बिल्कुल जो ये। ये जो हाँ, वो जो इनका, मतलब इनके मेरे को समझ में नहीं आता। ये इनकी जो लीडरशिप थी, पता नहीं इन लोगों ने क्या सोचा और किस वजह से इन लोगों ने इतना ज्यादा हेट्रेट भरा हिंदुओं के लिए पाकिस्तान के अंदर। ये मेरे को वाकई में आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब क्या रीजन था। भाई नेशन इनको चाहिए था, इनको नेशन मिल गया था, है ना। इनके नेशन में मेजोरिटी मुस्लिम थे। ये जो चाहते वो बना सकते थे। लेकिन इन्होंने हिंदुओं के प्रति हेट्रेट भरी अपने देश के अंदर। उसका मेरे को पॉइंट ही समझ में नहीं आया। मतलब क्या रीजन है। मेरे को समझ ही नहीं पड़ी ये बात आज तक। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी अपने अक्सर वीडियोस में, मेरा एक रिएक्शन चैनल भी है, तो मैं उस पर बस यही काम करता हूं कि पाकिस्तानी जो रिएक्शंस होते हैं उनको मैं फिर काउंटर हम्म करता हूं फैक्ट के साथ। तो मैंने भी अब तक कम से कम 5-10 हजार पाकिस्तानियों की बातें तो सुन ली होंगी। आपकी बात बिल्कुल हम्म 100% सही है कि उसमें से 90% लोग जो आते हैं वो उनमें एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरे हैं। हम्म अच्छा, हम्म। अ, पाकिस्तान को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि अगर आप इतनी नेगेटिविटी बच्चों के मन में बचपन से भरोगे तो उसका हम्म। आउटकम पॉजिटिव नहीं आ सकता। आप उसे कोई पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो भाई आप मेरे को एक बात बताओ, देखो आज हमें यहाँ पे मैं मतलब क्या बोलते हैं, हमारी जो लीडरशिप है, देश बनने के बाद में 50 लीडर आए हैं हमारे देश के अंदर, है ना। 13 14 15 तो प्रधानमंत्री हो गए, है ना।
मतलब इस बात का क्रेडिट हम लोगों को, हमारी आज मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, एक डेवलपिंग नेशन की ओर लेके जा रहे हैं, बट यहाँ हम लोगों को हमारी जो पुरानी लीडरशिप है ना, हम लोगों को उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, है ना। क्योंकि मतलब वो लोग चाहते तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया उस तरीके से वो भी कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने मतलब एक अलग रास्ता चुना, है ना। उन्होंने हेट्रेट के दम पे देश को डेवलप नहीं किया, है ना। तो इसका क्रेडिट हम लोगों को हमारी लीडरशिप को भी देना चाहिए, इसमें नो डाउट। क्योंकि आज हमारे अंदर आज हम मतलब जैसे हम एक पाकिस्तानी सिटीजन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसने बचपन से पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ली है ना। और बचपन से ही उसने उसकी किताबों में जो लिखा है उसने वही पढ़ा है ना। उसने यही पढ़ा है कि मुस्लिम सुपीरियर होते हैं, हम मुस्लिमों का माइंड अलग ही चल रहा है, मतलब हम लोग बिल्कुल ऊपर वाले ने हमको ही अलग बनाया है स्पेशल, बाकी सब बेवकूफ घूम रहे हैं इस दुनिया में। तो आज वो जब पाकिस्तान से बाहर निकल के किसी और कंट्री में जाएगा काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका अमेरिका कहीं भी चला गया, तो उसके लिए भाई वहां पे तो सिर्फ मुस्लिम नहीं, वहां पे तो अलग अलग उसको अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा, है ना। अब उसके मन में बचपन से हिंदू और जूइश इन लोगों के लिए हेट्रेड भरी हुई है ना। तो वो कैसे काम करेगा उनके साथ में, है ना, कैसे काम करेगा। उसके माइंड में तो आज भी वही चल रहा है कि एक दिन मुझे ये काम में मुझे ये कार्यक्रम करना है, मुझे इन सबको निपटाना है ना। तो ये तो उसके मन में बचपन से भरा हुआ है ना। और हमारे अंदर ये यही मैं बोलूँ कि हमारी लीडरशिप ने हम लोगों को ये नहीं सिखाया, एक भाई डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ में कैसे काम करना, अपने काम से काम रखना, है ना, रिलीजन को प्राइवेट मैटर रखना, ये हमारी लीडरशिप ने हम लोगों को सिखाया है। और इसी का बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है कि आज यूएसए में आप चले जाओ, टॉप कंपनीज के सीईओ में आप लोगों को भारतीय मिल जाएंगे, भारतीय आपको यूएसए में आप चले जाओ सबसे रेस्पेक्टेड, है ना, अपने काम से काम रखने वाली, अपने काम प्रोग्रेसिव कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, शांत कम्युनिटी जिसे, वो भारतीय हैं, है ना। जो इमिग्रेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा शांत हैं वो भारतीय भारतीय हैं, क्योंकि हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया ही नहीं। तो ये यही तो डिफरेंस है हम में और उनमें। और मुझे लगता है कि हमारे घरों में भी ये कभी नहीं कहा गया कि दूसरे के रिलीजन को या किसी दूसरे बंदे को भी आप जो है वो मतलब निचली आप नजर से देखो या उनको आप सम्मान मत दो। हाँ, आप ये देखो, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स अपनी जगह में, आज आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, हमारे देश के अंदर आज भी मतलब लोग भले कुछ भी बकबक करते रहते हो, आज भी जैसे कहीं मोहरम वोरम निकलते तो, या अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मोहरम के नीचे से निकलने की प्रथा है, मोहरम के नीचे से हम लोग चक्कर काटने की, तो हिंदूस भी काट रहे हैं, है ना। आज अगर कोई गुरु नानक देव जी की जब सवेरे सवेरे 5 बजे वो प्रभात फेरी बोसीबा निकलती है ना, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ हमारे नेबर ही सिख सरदार है, तो 5 बजे वो लोग फूल वूल की व्यवस्था करते, तो वो आवाज लगा देते, तो फूल वूल डालने के लिए 5 बजे हम लोग भी उठ जाते। अब मैं हिंदू हूँ ना, मेरा सिख रिलीजन से कोई लेना देना, ना मेरा इस्लामिक रिलीजन से कोई लेना देना, मैं काय के लिए मोहरम के नीचे से निकलूंगा, मैं काय के लिए, इतना हम लोग सोचते ही नहीं है। हम लोगों को हमारी फैमिली ने सिखाया ही नहीं, हम लोगों को हमारी फैमिली ने सबकी रेस्पेक्ट करना सिखाया है। तो बस यही तो बेसिक डिफरेंस है। उन लोगों को हिंदू गोमूत्र पीते हैं, शायद मेरे को लगता है कि उन लोगों को पीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि गोमूत्र की वजह से ही हम लोग टॉप कंपनीज के सीईओ बन गए। तो एटलीस्ट गोमूत्र ट्राई कर लो, कम से कम ये भीख मांगना बंद हो जाएगी। अजीब अजीब चीज, तो अजीब ऐसे लॉजिक उन लोगों के मेरे पल्ले नहीं पड़ते। और मतलब उन अच्छा, लोग वो लोग, अच्छा आज ये लोग भिखारी हो गए, इसके लिए भी ये लोग दूसरों को दोष दे रहे। अभी भी एक बार भी इन लोगों को का मिरर उठा के एक बार देख ले अपने आप को, वो उगत नहीं उड़ रही इन लोगों की ना, अभी भी इन लोगों को दूसरे को दोष देना। अच्छा, इन लोगों को ना बातें समझ में भी नहीं आती हैं। लाइक देखिए, अब चाइना को कहते हैं कि जी हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, इंडियन ओशियन से गहरी है। चलिए, तो अरे चाइना से ही आप कुछ सीख लेते। मान लीजिए हमारा लद्दाख में उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, बहुत डिप्लॉयमेंट है सेना की, लेकिन तब भी डिप्लोमेटिक चैनल हमारे खुले हुए हैं, ट्रेड हमारा खुला हुआ है, ट्रेड चल रहा है। अबे उससे सीख लो कम से कम। आपने तो सीख अब लो खुद बात। ट्रेड बंद करके अपने यहाँ अपने अपने जनता की बैंड बजा रखी है आपने। एग्जैक्ट यार, देखो क्या होता है कि मतलब आपको आपका जो बिजनेस है ना, आपका बिजनेस और आपकी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, है ना। ये एक कहीं भी आप जॉब करने जाओगे ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आपका करियर बिल्डअप करना है, अगर आपको कहीं अच्छी जगह पहुंचना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको वर्क लाइफ और
पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये वो तक ये लोग आज तक वो भी नहीं समझ पाए। अगर ये लोग ये भी सीख लेते ना कि भाई अपने को अपना बिजनेस जो है वो बिजनेस अपने को वो अलग रखना है और अपने जो विवाद चल रहे हैं उनको अपने अलग रख लो और ऐसे करके अपने लोग आगे बढ़ो, ये लोग ये तक नहीं कर पाए आज तक। तो फिर अब उसके लिए क्या कह सकते हैं। अच्छा, इन लोगों के मन में एक तो भगवान जाने क्या, इनसे कोई 2 मिनट बात कर ले इनका दोस्त हो गया साहब। रशिया जब मतलब अब तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन रशिया के साथ में मैटर तब हुआ था जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं रशिया के जो सुखोई प्लेन्स थे उनका ऑर्डर कैंसिल करके हम लोगों ने राफेल की बात करी थी। जब पहली बार लाइफ में इंडिया के अंदर राफेल की बात हुई तो उस वक्त रशिया वालों को अखर गई हुई थी। मेरे हिसाब से शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, रशिया के उस वक्त के जो एम्बेसडर थे, यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू मिल जाएगा, हिंदी में बोले थे, हिंदी में बोल रहे थे वो टूटी फूटी हिंदी में। उसमें उन्होंने बोला कि हमारा जो सुखोई है वो राफेल को उखाड़ फेंकेगा, है ना, एक आप लोगों को ऐसा नहीं करना। तो वहां पहली बार रशिया और भारत के बीच में वो डिस्प्यूट आया, है ना। और वो डिस्प्यूट भारत का रशिया से थोड़ा सा पीछे हटने का रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊं कि उस वक्त रीजन ये था कि रशिया ने ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया था कि अब जो भी डील होगी वो नगद में होगी, कोई क्रेडिट नहीं, जो भी डील होगी नगद, क्योंकि रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं क्रेडिट देने की ओर, तो जो भी डील होगी नगद में होगी। तो फिर भारत की ओर से सोचा कि जब नगद में लेना है तो फिर तो पूरी दुनिया खुल ली है भाई, नगद में लेना है तो फिर तो कहीं से भी लो ना अपन। और जो वेस्टर्न वेपन्स हैं आप कुछ भी कह लो, लेकिन वेस्टर्न वेपन्स रशियन वेपन्स से सुपीरियर है। कुछ रशियन वेपन्स हैं जो नो डाउट लाजवाब है, जैसे कि उनका S-300 हो गया, S-400 हो गया। आप सोचो रशिया का S-300 कितना बेहतरीन है कि यूक्रेन वालों ने रशिया का S-300 यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय कर रखा है और रशिया की जो एयरफोर्स है वो यूक्रेन के अंदर घुस नहीं पा रही। तो रशिया के S-300 ने रशिया की एयरफोर्स को रोक रखा है यूक्रेन के अंदर। तो उनका वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी प्रोडक्ट उनके वर्ल्ड क्लास है। सो इंडिया वालों ने थोड़ा सा दूरी बनाई, तो रशिया वालों ने हेलीकॉप्टर देने की बात करी पाकिस्तान को। पहली डील जो हुई थी इनकी एक सिविलियन हेलीकॉप्टर की डील हुई थी पाकिस्तान और रशिया के बीच में, कि वो भी भारत ने नहीं देने दिया क्योंकि भारत के ऑब्जेक्शन के बाद में रशिया वालों ने वो भी नहीं दिया था उनको। लेकिन जो डील साहब वो डील हुई सिर्फ एक सिविलियन एयरक्राफ्ट, और वो भी उधारी में दे रहा है रशिया पाकिस्तान को। वो भी किस लिए, क्योंकि भारत से नाराज चल रहा है तो उसको भी अपनी नाराजगी जाहिर करनी। इतने में तो पूरे पाकिस्तान में मतलब जुलूस निकल गए कि साहब रशिया अब हमारे साथ है और रशिया भारत को खत्म कर देगा। मेरे को तो लॉजिक ही समझ में नहीं आता, मतलब यार क्या पागल दिमाग से पागल लोग। सौरभ भाई आपको याद होगा कुछ ऐसा ही जश्न मना था जब अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता आई थी। उस वक्त तो साहब इनका ट्विटर अकाउंट मतलब पागल हो गए थे ये लोग ट्विटर पे। अब तो हम लोग ये कर लेंगे, दुनिया फतेह कर लेंगे। साहब तालिबान वाले पकड़ पकड़ के मार रहे हैं इन लोगों को आज, और इनको पल्ले नहीं पड़ रहा कि इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। और ये इनके गले पड़ गई ये मुसीबत, और ये मुसीबत भी इन्होंने खुद खड़ी करी है। कोई थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चाहे किसी को कुछ भी बोले, कोई थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये इनका खुद का खड़ा किया हुआ है। और उल्टा इंडिया की पैठ फिर से मजबूत हो गई है। इंडिया क्या है कि हम ट्रेड करेंगे, मेड इन इंडिया सामान यूज करेंगे, और वहां पे फिर से उन्होंने बोला कि जी अपने प्रोजेक्ट्स आप पूरे करिए, आप आइए। भाई देखो तालिबान का मैं आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। तालिबान वालों की ये सेकंड गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, है ना। इससे पहले भी इन लोगों ने एक बार बना ली थी ना, उस वक्त वो ओसामा बिन लादेन पनप गया था, और तो फिर ये वापस कार्यक्रम हुआ अमेरिका का, और अब ये सेकंड बार पावर में आए हैं। आप सोचो कि तालिबान के जो फाइटर्स हैं, है ना, जो लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लड़ते लड़ते 30 साल हो गए, है ना। क्या किस लिए लड़ रहे हैं भाई? ऐसा तो ही नहीं कि वो उनके दिमाग में सिर्फ ये कि हम लोग लड़ने के लिए पैदा हुए, नहीं, सबको बेटर लाइफ चाहिए ना, सभी को बेटर लाइफ। भाई दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, हर आदमी को भाई फाइट काय के लिए हो रही है? अच्छे खाने, अच्छे घर, अच्छे मकान, ऐश की जिंदगी, इसी के लिए फाइट हो रही है। सभी लोग इसी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो तालिबान वाले भी इसी के लिए फाइट कर रहे हैं। भाई रिलीजन चलो ठीक है अपनी जगह, लेकिन रिलीजन के बाद में घर में मतलब पक्का मकान, अच्छा खाना, वो भी तो चाहिए ना। सिर्फ रिलीजन का अचार डालेगा कि आदमी? तो तालिबान वालों को ये चाहिए, है ना। अब तालिबान वालों को ये भाई 30 साल लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, तो अब तो आपको लोगों को वो देना पड़ेगा ना। ये तालिबान वालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि उनको अब अपने लोगों को नहीं, तो अगर वो अपने लोगों को नहीं देंगे तो वो ISIS और ये दूसरी चीजें पनप रही है वहां पे, लोग उनके साथ चले जाएंगे। तो अब उनको बेटर लाइफ, अच्छा बेटर लाइफ देनी है तो उसके लिए उनको ट्रेड करना पड़ेगा। भाई बेटर लाइफ पैसे से आती है, फ्री में तो कोई आती ही नहीं है ना। और अब वो तालिबान वालों के साथ में एक चीज तो ये माननी पड़ेगी, खुददार लोग भीख नहीं मांग रहे,
है ना। वो लोग 50 माथापोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका आदमी भीख मांगने के लिए नहीं निकला। इनका पाकिस्तान वालों का चीफ बेकिंग, मतलब ये तो मेरे को समझ नहीं आता, ये प्रधानमंत्री की पोस्ट हटा के उस पोस्ट का ऑफिशियल नाम ही इन लोगों को चीफ बेकिंग ऑफिसर कर देना चाहिए, क्योंकि जो बनता है वो, हाँ, जिस दिन शपथ लेता है अगले दिन से भीख मांगना शुरू। तो मेरे को समझ नहीं आया, पोस्ट का नाम ही यही रख दो। सो तालिबान वालों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है कि ट्रेड करना है। अच्छा, ट्रेड करना है तो आज की तारीख में आप चले साउथ एशिया के अंदर, भारत और चाइना, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप लोगों को इनके साथ में डील करना ही करना है। आप इनके साथ में बिना डील किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ट्रेड करते हुए। सो ये चीज तालिबान वालों को समझ में आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो भारत के साथ में अलाइन करेंगे ही ना। वो काहे के लिए, उन्होंने तो, आप देखो ना, जब डील फाइनल भी नहीं हुई थी, जब अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट भी नहीं हुआ था, सिर्फ दोहा में बातचीत चल रही थी, तभी तालिबान की ओर से बयान आ गया था कि साहब कश्मीर हमारा मुद्दा नहीं है, कश्मीर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम भारत के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप करेंगे, कश्मीर पाकिस्तान का इशू है, ये जाने इनका काम जाने। सो उन्होंने पिक्चर अच्छा, पहले क्लियर कर दी थी। ये बिल्कुल, और ये तो बड़ा खुश थे कि नहीं अब तो तालिबान जो है वो कश्मीर में जाके लड़ेंगे। खैर आपने कश्मीर का इनको जिक्र छेड़ ही दिया है। इनसे तो कोई 2 मिनट बात कर ले बस, इनका तो ये कि साहब अब ये भी गजवा हिंद करेगा अपने साथ। ये तो क्या मालूम क्या किस दुनिया में जीते भगवान जाने। अच्छा, आपने कश्मीर का जिक्र छेड़ ही दिया है तो कश्मीर पर भी आ जाता हूँ। हाँ। 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, जो कि भारतीय संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में लिखा था कि ये टेम्पररी है। तो बेगानी की शादी हुई और उसमें अब्दुल्ला जो इमरान खान जो हैं वो दीवाने हो गए और उन्होंने कहा जी सारे संबंध तोड़े जाते हैं। आज क्या पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात समझ में आई होगी कि ये जो जिद में उठाया गया फैसला था, किसी कोई मतलब नहीं था इस फैसले का, उसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान के लोगों को चुकानी पड़ रही है इस वक्त। देखो क्या है कि एक चीज हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। मतलब मैं यहाँ पे देखो, जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A हटाया कश्मीर से, तो अगर हम लोग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से उस पूरी सिचुएशन को देखें, तो वहाँ पाकिस्तान के पास करने के लिए कुछ विशेष ज़्यादा था नहीं। मतलब पाकिस्तान के पास इतने कोई ऑप्शन थे नहीं। अब आप बोल बच्चन कितने भी आप कर लो, आज मैं बोल बच्चन में यहाँ पे कितने भी बोल बच्चन कर लूँ, लेकिन इन रियलिटी तो जो चीज होगी वही हो पाएगी, है ना। तो उस वक्त पाकिस्तान के पास करने के लिए कोई इतने, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर थी, भारत का जियोपॉलिटिकल पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन कोई इतनी ज्यादा अच्छी थी नहीं। अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना था, सो अमेरिका का इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। सो पाकिस्तान के पास लीवरेज के नाम पे कुछ भी नहीं बचा था, और भारत के पास लीवरेज के नाम पे बहुत कुछ था। सो पाकिस्तान के पास इतनी कोई अच्छी पोजीशन थी नहीं। इमरान खान जब पाकिस्तान के अंदर उसने चुनाव लड़ा, तो उसका पूरा का पूरा जो चुनाव लड़ने का कॉन्सेप्ट, उसको लीडर बनाने का जो पूरा बेस इन्होंने तैयार किया, वो था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है इमरान खान, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना। इसी मतलब ये बॉटम लाइन थी उसके पूरे पूरे प्रचार की। तो जब भारत की ओर से ये सब हुआ, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना था भाई। वो रोक तो सकता नहीं था, है ना उसे वो रिवर्स करवा सकता था, ये बात तो उसे भी बताती है ना। तो अब बट खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर साबित करने के लिए वो कुछ तो करे ना, है ना। तो उसने पोजीशन लेना शुरू करी। अब यही एक लीडर की सबसे बड़ी वो होती है, क्या बोलते हैं, उसके अंदर खूबी होनी चाहिए, यही सबसे जरूरी खूबी, कि उसे पता हो कि उसे कहाँ तक जाना है ना। और इमरान खान के साथ में प्रॉब्लम यही कि उसे ये पता ही नहीं रहता कि उसे कहाँ तक जाना है ना। वो शुरू हुआ तो उसने ट्रेड भी बंद कर दो, एयर स्पेस भी बंद कर दो, फलाना बंद कर दो, ढिमकाना बंद कर दो। वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कि इसके अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि उसे ये चीज तो कंफर्म, ये चीज तो पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया में आप किसी भी डिप्लोमेट से पूछ लो, बच्चा बच्चा ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि भारत ने ये जो किया है ये रिवर्स नहीं होगा किसी भी कीमत पे। और ये बात उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता थी, इमरान खान को भी। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा रुका ही नहीं। उसे एक पोजीशन देखनी थी कि भाई यहाँ तक मुझे रुकना चाहिए, नहीं वो चलता गया, सब उसने बंद कर दिया, और उसकी ये भुगत रहे हैं आज। अच्छा, इमरान खान की बात आपने छेड़ ही दी है, तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने 3 साढ़े 3 साल 4 साल मतलब करीब करीब 4 साल जब तक रहा, उसने पाकिस्तान का बड़ा भला किया जी। गवर्नमेंट स्टेबल कर दी, देश विदेश में भी बड़ा ये हुआ वो हुआ। मैं जब डेटा उठा के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जब नवाज शरीफ गए 2016 में तो करप्शन इंडेक्स में आप थे 116वें नंबर पर, और जब इमरान खान गए तो आप 140वें नंबर पर हो। मैं देखता हूं कि जो पर कैपिटा डेब्ट है वो करीब 1.5 लाख रुपए थी नवाज शरीफ के टाइम पे, जब आप छोड़ के जाते हो तो करीब 2,60,000 रुपए हो जाती है। मैं ये देखता हूं कि जी आपने 71 ईयर्स में जितना लोन लिया, करीब करीब उतना ही लोन इन्होंने 4 साल में ले लिया। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि इमरान खान
कैसे अच्छा साबित हुआ? और जबकि सऊदी अरब से रिश्ते खराब, ईरान से रिश्ते खराब, अफगानिस्तान से रिश्ते खराब, इनफैक्ट चाइना तक से रिश्ते खराब कर लिए। एग्जैक्ट उसका क्या है कि उसने लोन जो उसने 4 साल अपनी कार्यकाल में लोगों को एक अच्छा और सस्ता खाना देने दिया है, वो पूरा का पूरा सिर्फ लोन के बेसिस पे दिया है ना। उसको लगा था कि भाई उसको लगा था कि अभी अपन लोग लोन ले लेते हैं और अपन लोग चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन उसने जो पॉलिसी वो लेके आगे बढ़ा, एक तो उसमें उस बंदे के साथ में शायद ईगो इशू है, पता नहीं क्या इशू है, उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। अच्छा ये एक्चुअली में उसके साथ में नहीं है। आप मतलब एक कोई भी अगर अच्छा साइकोलॉजिकल मतलब क्या बोलते हैं ऐसे डॉक्टर जानकार होगा, क्या एक्सपर्ट बोलते हैं, होगा। हाँ साइकोलॉजी का अगर कोई एक्सपर्ट होगा ना, तो वो आपको ये बात बोलेगा, मतलब वो आपको बहुत इजीली ये चीज बता देगा कि अगर किसी के साथ में जैसे जिसने शुरू से फेम देखा है ना, जिसको आदत हो गई है फेम की, जिसको आदत हो गई है जी हजूरी की, कि भाई वो कहीं पे भी जाए 50 लोग जी हजूरी कर रहे हैं, तो जब क्रिकेट के टाइम पे वो बंदा क्रिकेट खेल रहा था तो वो नो डाउट एक अच्छा क्रिकेटर था, उसे हर सब जगह आओ भगत अच्छी होती थी, रेस्पेक्ट मिलती थी। सो वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाया। जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसके मन में वही एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा जो मेरी छवि है, जो मेरा कैरेक्टर है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो मतलब मैं कहीं पे भी जाऊंगा मुझे सब कुछ इजीली मिलेगा, और मेरा जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि वो उसके आगे सब फेल है। तो यही गलती उसने मोहम्मद बिन सलमान के साथ में करी है ना। अगले ने गाली बक दी मेरे को मतलब जब मैंने खबर सुनी मुझे लिटरली विश्वास नहीं हुआ। मतलब आप भाई आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, आपके किसी भी कंट्री, आप इवन भारत के प्रधानमंत्री को भी आप गाली नहीं दे सकते आप, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में कल क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता। कल क्या सिचुएशन बन जाए किसको मालूम। भाई आज मान लो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसी बाढ़ आ जाए कि भारत पाकिस्तान दोनों ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, 50 चीजें हो सकती है, आपको भारत के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़े। तो आप इस लेवल तक नहीं गिर सकते। उस बंदे ने गाली बक दी, मतलब क्लियर बताता है कि उसके अंदर 2 रुपए की अक्ल नहीं। तो और उसने अब जो उसी ने पाकिस्तान संबंध के, खराब करे ना। जी 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 जी, तो अब जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, तो आपको क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान किस दिशा में बढ़ रहा है वो? सर देखो मैं मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ओपिनियन एक बहुत डिफरेंट ओपिनियन है। मैंने अभी तक इसमें चैनल पे बात नहीं करी, अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है इसको मतलब ओबीसी बातें हटा नहीं है, इसको हटाया गया है, ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना। और इसे हटाने में कहीं ना कहीं हमारा हमारा भी बराबर का इच्छा थी है ना। रोल नहीं कहूँगा, हमारी भी बराबर की इच्छा थी है ना। और क्योंकि इस ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई नवाज शरीफ के समय पे मोदी जी आगे रह के पहुंच गए थे पाकिस्तान बात करने के लिए है ना। और नवाज शरीफ के साथ में बातचीत करके भी मतलब वो फैसला हो गया था कि अपने को कैसे आगे बढ़ना है ना। वो तो उसके बाद में आर्मी की साइड से जनरल बाजवा की तरफ से पीठ पीछे जो काम हुआ वो हुआ। अब यही बट वो जो फाइनलाइज हुआ था कि अपने को कैसे आगे बढ़ना है, मेरे को लगता है कि वो अभी वापस से वो रिपीट करना है इन लोगों को और उसी वे में इनको आगे बढ़ना है। देखो पाकिस्तान को अगर ठीक करना है, मतलब एक जो कैंसर है, अगर पाकिस्तान का जो कैंसर है उस पाकिस्तान के कैंसर को ठीक करना है, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि उसकी आर्मी को कैसे भी करके ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है उसके अंडर में इनको लेके आना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो अब ये जब तक मेरे को लगता है कि यही करने का इन लोगों का प्लान है। अब ये लोग कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते पता नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता यार। कल को टांग दे ये उसी को टांग दे, क्योंकि भुट्टो को भी टांग रखा है, कल कोई पकड़ के उस किसी को भी टांग दे, कुछ भी नहीं कह सकते। सो बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी इच्छा थी और अमेरिका की तो इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी और सभी की इच्छा से ये कार्यक्रम हुआ है। अब देखो क्या होता है।
चलिए सौरभ भाई आपने बहुत टाइम निकाला। अब चलते-चलते देखिए इमरान ने तो 3 शादियाँ की। अब मैं चलते-चलते एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आप शादी कब कर रहे हैं? अरे यार ये आपकी तो शादी को इतना लेकर भी बड़े चर्चे हैं, बड़े चर्चे हैं भाई भयंकर, साहब। ये तो मतलब मैं कहीं गलती से कोई ट्वीट कर दूं मेरे को मतलब 50 तो मैसेज इसके शादी के आ जाते हैं। शादी यार करता हूँ, शादी का अभी ये मान के चलो अभी 1.5 साल और नहीं कर सकता। मेरे को थोड़ा सा पर्सनल अच्छा, इशू है तो घर के, तो मैं अभी थोड़ा सा देखो करते, अब फिर भी ऊपर वाले ने किस्मत में जो लिखा है वो होगा, उसको अपन कुछ भी नहीं कह सकते, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बट बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सौरभ भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और नहीं, मेरे आगे भी को भी हम बहुत बहुत कुछ अच्छा लगा प्लान आपसे। करेंगे साथ में करने का और बहुत मज़ा डेफिनेटली, आया बात डेफिनेटली, करके। और मेरी तरफ से डेफिनेटली। ऑस्कर को ज़रूर प्यार दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल पीछे बैठा हुआ बहुत है। बहुत हाँ, जी बिल्कुल, उसको मेरा प्यार दीजिएगा। तो बहुत जल्दी फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो जी, मच। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आपने बुलाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।